Good morning everyone, this is Dr. Megha Sharma, Mehta College, and today I welcome you all on the e-learning platform of the Mehta Group of College. ठीक है, तो चलो बात करते हैं अपन आज किस टॉपिक की। पहले इधर देखो, आपको क्या समझ में आ रहा है इस टॉपिक से कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। जस्ट ऑब्जर्व द इमेज, देखो इसको किसकी बात कर रहे हैं। क्या कल हमने किसी ऐसे जीवों की बात करी थी जो कि कृमि के समान भी है, जिसके पास पूंछ भी है और जिसके पास पूंछ नहीं है लेकिन लिम्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये अलग अलग इनके क्या हैं, क्लासेस हैं, लिविंग क्लासेस हैं। मैं बात कर रही हूँ उन जीवों की, यानी मेंढक आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैं मेंढक की बात कर रही हूँ। और मेंढक क्या होता है, उभयचर। क्या होता है, उभयचर, एम्फीबिया। तो हम बात कर रहे हैं एम्फीबिया की, और एम्फी का मतलब होता है, जैसे एम्फी का मतलब तो होता है बोथ, और बायो का मतलब, बिया का मतलब होता है बायोज, बायोज का मतलब लाइफ। वो जीव जो कि अपना जीवन पानी के अंदर भी और किसके अंदर, जो स्थलीय आवास में भी निवास करते हैं और अपना जीवन चक्र कंप्लीट करते हैं। दोनों आवास इनके जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है और उस लार्वा को सर्वाइव करने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, और खाना उसको कहाँ पे मिलता है, जलीय आवास में मिलता है। और जलीय आवास में वो क्या, कौन सी कंडीशन में रहता है, हर्बीवोर्स में। लेकिन जैसे ही वो एडल्ट अवस्था में आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्निवोर्स अवस्था के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसकी जो फीडिंग हैबिट्स है वो भी चेंज हो जाती है। लेकिन ये दोनों आवास इसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये जलीय आवास नहीं होगा या जल के पास ये नहीं रहेगा मॉइस्ट स्थानों के ऊपर, तो इसके श्वसन में दिक्कत आएगी। ठीक है, श्वसन के अलावा कहाँ दिक्कत आएगी, इसके रिप्रोडक्शन में दिक्कत आएगी। प्लस रिप्रोडक्शन में दिक्कत आएगी तो इसकी जो संतति है, जनरेशन है, वो आगे बढ़ नहीं पाएगी। यानी ये तो बहुत बड़ा संकट आ गया। बहुत बड़े संकट को दूर करने के लिए इनमें एक और चीज़ पाई जाती है जो कि इनकी संतति की रक्षा करता है। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों की क्या करते हैं, जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं, छोटे से लेकर उनको बड़ा करते हैं, अपन केयर करते हैं उनकी, क्या करते हैं, केयर। इसी केयर को यहाँ पे बोला जाता है पेरेंटल केयर। एम्फीबियंस के अंदर पैतृक रक्षण पाया जाता है। अब आप सोचिए कि हम इस टॉपिक में ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरी है पैतृक रक्षण, आप बताओ, सोचो। इंसान के बच्चों को अगर नहीं पाला जाए तो क्या वो अपने आप से बड़े हो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, खुद की सुरक्षा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यानी वातावरणीय कारकों से बचने के लिए, वो वातावरणीय कारक और दूसरे हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है। जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने आप से खा नहीं सकते, हमें खिलाया जाता है, यानी केयर करी जाती है हमारी। अब ये केयर भी किस में प्रेजेंट होती है, एम्फीबिया में। अगर हमारी, अब इसका आंसर है पेरेंटल केयर की उपयोगिता क्या है। उल्टा सोच के देख लीजिए, अगर आपकी पेरेंटल केयर नहीं होगी, आपके पेरेंट्स, फादर और मदर अगर आपकी किसी भी तरीके से आपको बढ़ने में हेल्प नहीं करेंगे तो क्या आप जीवित रह पाएंगे, ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, तो जीवन क्षमता को बढ़ाने के लिए ही क्या पाई जाती है, पेरेंटल केयर। उसी प्रकार से एम्फीबिया जो क्लास है, यानी ये उभयचरों के अंदर भी क्या पाया जाता है, पैतृक रक्षण, जिसमें मेल और फीमेल, कुछ पार्ट मेल कंट्रीब्यूट करता है, कुछ पार्ट फीमेल कंट्रीब्यूट करती है। हमारी बात करें तो मोस्टली जो छोटे बच्चे हैं वो किसके द्वारा बड़े किए जाते हैं, माँ के द्वारा, फीमेल्स के द्वारा। तो इसमें भी क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। तो अब अपन बात करते हैं पेरेंटल केयर की। एक बार आप इस इमेज को देखो, थोड़ा सा फ्लैशबैक है एम्फीबिया के बारे में। एन्यूरा, यूरोडेला को कॉर्डेटा भी बोलते हैं क्योंकि पूंछ है इसके पास में, इसके पास पूंछ नहीं है, ना पैर है, हल्की सी पूंछ है, इसलिए इसका नाम क्या है, एपोडा, लिम्बलेस। ठीक है, और इन सभी प्रकार के जीवों में अपने बच्चों की रक्षा के लिए पैतृक रक्षण पाया जाता है, जिससे उनके बच्चे जीवित रह सके। अब देखो, इनमें हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, मैंने बताया था अडेप्टेशन में, ये जलीय जीवन से कहाँ पर आए, टेरेस्ट्रियल में, स्थलीय पे आए। इसीलिए दो अडेप्टेशन डेवलप हुई, एक तो लंग्स और एक जल के लिए गिल्स डेवलप हुए, और प्लस लिम्स डेवलप हुए। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशन जिसको हम नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो है कि इनके जो अंडों की संख्या होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। अंडों की संख्या ज़्यादा, कभी भी सारे के सारे अंडे डेवलप हो जाए एडल्ट के अंदर या लार्वा में और फिर लार्वा सक्सेसफुली एडल्ट में हो जाए, ऐसा नहीं होता। 100% कुछ नहीं होता। तो उस 100% तक पहुंचने के लिए, अपनी स्पीशीज़ को बचाने के लिए ये अंडे अधिक संख्या में देते हैं, जिससे अधिक से अधिक संख्या में इनको संतति प्राप्त हो सके, बच्चे प्राप्त हो सके। भले ही 100 में से 20 का लॉस हो जाए लेकिन 80 जीवित हैं।
या 70 का लॉस हो जाए लेकिन 30 जीवित है। आई बात समझ में? तो संतति को बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। कोई भी स्पीशीज तभी जिंदा रहती है जब वो रिप्रोडक्टिवली सक्सेसफुल होती है। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, रीप्रोड्यूस, स्वयं के समान संतति उत्पन्न करना, और वो संतति भी क्या होती है, फर्टाइल, अगर वो नहीं उत्पन्न कर सकती तो वो संतति इस इकोसिस्टम में, इस धरती के ऊपर जीवित नहीं रह पाएगी। सिंपल। तो अब यहाँ पे चलते हैं अपन पेरेंटल केयर पे। तो इतना आइडिया हो गया कि ये मेंढक है, आप ये देख सकते हैं, ये पत्तियाँ हैं और इस पत्तियों के ऊपर इसके अंडे जमा है। यस, और ये वहाँ पर उसको गार्ड कर रहा है, यानी इसकी रक्षा कर रहा है कि कोई दूसरा आके, कोई या दूसरा मेंढक भी आके वहाँ अंडे नहीं दे पाए, दूसरा भी कोई इसी की प्रजाति का या कोई दूसरा शिकारी आके इसके अंडों की क्या ना कर ले, इसको खा ना जाए। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देख रहे हो ये मिडवाइफ टोड है, कल भी बताया था। मिडवाइफ टोड में जो मेल होता है उसकी पीछे बैक के ऊपर ये अंडों को चिपका के रखता है। देखो भगवान ने कितना अच्छा वो बनाया है कि ये अंडों को अपने साथ रखता है, एक जगह से दूसरी जगह अपने बच्चों को साथ लेके जाता है, जिससे उसकी सुरक्षा बनी रहे, जिससे उसका सर्वाइवल रेट ज़्यादा रहे, छोड़ नहीं सकता। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिडवाइफ टोड, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था। मिडवाइफ का मतलब होता है दाई या केयर करने वाले जो होती है, सिस्टर्स, जिसको अपन नर्स बोलते हैं, जो नर्स करती है। नर्सिंग का मतलब भी क्या होता है, सेवा करना, रक्षा करना, ठीक है, रेज करना चीज़ों को। तो ये यहाँ पर, तो ऑफ कोर्स इनको भी जीना है और यहाँ पर पैतृक रक्षण पाया जाता है। अब पैतृक, ये तो समझ में आ गया। चलो अब आगे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं पेरेंटल केयर की। किसकी बात कर रहे हैं? आपका टॉपिक है ये बीएससी फर्स्ट सेम का पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस। ठीक है, इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मैंने आपको दिखाई दिए, एन्यूरा, यूरोडेला और एपोडा। ठीक है। अब पेरेंटल केयर से क्या मतलब हुआ कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों की, जो बच्चे छोटे होते हैं, जो स्वयं खाना नहीं खा सकते, अपनी रक्षा नहीं कर सकते, उनकी केयर करते हैं। कब तक केयर करते हैं? आपके पेरेंट्स आपको कब तक खाना खिलाएंगे? सोचो, जब तक कि आप सक्षम ना हो जाए। तो सेम चीज़ कि जब पेरेंट्स जब तक केयर करते हैं, जब तक पैतृक रक्षण इनको प्रदान करते हैं, छोटे बच्चों को या जुवेनाइल को, और भी छोटे बच्चे जिनको होते हैं जुवेनाइल, जो एग में से निकलते हैं, या एग्स को, यहाँ पे एग्स की बात भी हो रही है। ठीक है, ये तीनों शब्द आप काम में ले सकते हैं सिनोनिमसली। तो केयर करते हैं जब तक कि वो क्या नहीं हो जाए, केपेबल, सक्षम नहीं हो जाए। किस चीज़ में सक्षम नहीं हो जाए? आत्मरक्षा। ठीक है, ये खुद को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरा, ये अपना खाना ढूंढने में, शिकार करने में क्या नहीं हो जाए, सक्षम नहीं हो जाए। तब तक ये क्या हो जाते हैं, इनको क्या प्राप्त होता है? पेरेंटल केयर। और तीसरा, पहला तो हो गया प्रोटेक्ट, दूसरा हो गया फीडिंग, और तीसरा शिकार करने की क्षमता इनमें डेवलप हो जाती है। जैसे ये शिकार करने लग जाते हैं तो ये स्वयं का खाना खुद ढूंढ के खा सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ सब में ये है कि हम सब चीज़ किससे सीखते हैं? अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। तो ये सारा प्रोसेस, चाहे इनकी रक्षा का हो, मेंढक है, मेंढक किस प्रकार से रक्षा करेगा, एक तो होती है जेनेटिक मेमोरी, इनके पास में स्पीशीज़ मेमोरी, एनिमल बिहेवियर में पढ़ोगे आप लोग। एक ये देख कर सीखते हैं, यानी मेमोरी भी दो तरीके की होती है। एक तो मेरे पास खुद बाय बर्थ है, एक मैं अपने जनरल एक्सपीरियंस से चीज़ों को समझ रही हूँ, सीख रही हूँ, और मुझे उसमें क्या एक्शन लेना चाहिए वो कर रही हूँ। ठीक है, तो दूसरी मेमोरी कौन सी होती है? एक तो इंस्टिंक्ट होती है और एक होती है एक्वायर्ड। तो यानी ये चीज़ों को क्या करते हैं? लर्न करते हैं। क्या करते हैं? लर्न। पेरेंट्स, माता और पिता के संरक्षण में रहकर स्वयं की रक्षा करना, स्वयं को इस लायक बनाना, या माता पिता के संरक्षण द्वारा स्वयं को काबिल बनाना ही क्या कहलाता है? पेरेंटल केयर कहलाता है। चलो आगे चलते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बात करने वाले। यानी ये ऑफ स्प्रिंग जो पेरेंट्स के रक्षण में पल रहा है, उसकी क्या बढ़ जाएगी? फिटनेस लेवल। क्या बढ़ जाएगी? फिटनेस। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा हो जाएगा? इम्प्रूव्ड हो जाएगा। आप खुद देख सकते हो ये अपने रोज़मर्रा के एक्सपीरियंस में कि जो बच्चे पेरेंट्स के पास होते हैं और जो बच्चे पेरेंट्स के पास नहीं होते, उनमें रात दिन का अंतर होता है। चाहे उनके व्यवहार की बात कर लो, चाहे उनके अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर लो, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात कर लो, चाहे उनकी मेंटलिटी की बात कर लो, साइकोलॉजिकली भी ये चीज़ें बहुत प्रभावित करती हैं। ठीक है, चलो अब आप लिखो व्हाट इज़ पेरेंटल केयर। तो सब में पहले एग्ज़ाम के अंदर आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज़ पेरेंटल केयर।
पेरेंटल केयर इज एनी बिहेवियर, एक ऐसा व्यवहार किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, शोन बाय दी पेरेंट्स, किसके द्वारा, शोन बाय दी पेरेंट्स, जनकों के द्वारा, जिससे कि एनी बिहेवियर शोन बाय द पेरेंट्स विच इंक्रीजेज, जो कि बढ़ा देता है, वृद्धि करता है किसके अंदर, फिटनेस, फिटनेस ऑफ दी ऑफस्प्रिंग, फिटनेस ऑफ दी ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे, ठीक है, फिटनेस ऑफ दी, जिससे कि उनकी लाइवलीहुड भी क्या हो जाए, उसकी क्वालिटी भी क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, अर्थात उनकी सर्वाइवल रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये सर्वाइवल रेट अगर बढ़ती है तो ये जीव भी रिप्रोडक्टिवली क्या हो जाएंगे, सक्सेसफुल, रिप्रोडक्टिवली सक्सेसफुल, ठीक है। तो कहने का मतलब है पेरेंटल केयर इज एनी बिहेवियर शोन बाय द पेरेंट्स, जो कि बच्चे की फिटनेस को क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब अगर मैं इसकी दूसरी परिभाषा की बात करूं तो आप लिख सकते हैं, अगर सिंपल के लुकिंग आफ्टर या टेकिंग केयर, लुकिंग आफ्टर द एग्स, एग्स की रक्षा करना, उसके चारों तरफ उसकी सीमा के अंदर रक्षा करना कि कोई दूसरा तो नहीं आ जाए, आफ्टर द एग्स, और छोटे बच्चों को बोलते हैं यंग वंस या जुवेनाइल, क्या बोलते हैं, यंग वंस। कब तक करेंगे माँ बाप, जब तक वो सक्षम नहीं हो जाए, until they become independent, until they become independent, independent किस किस चीज़ों में बता दिए, जिससे ये खुद की क्या कर सके, रक्षा, सेल्फ प्रोटेक्शन को बोलते हैं डिफेंस, कि खुद को डिफेंड कर सके, प्लस क्या हो जाए, खुद क्या हो जाए, पहली चीज़ तो डिफेंड है, और अगर कोई अपने आप को डिफेंड कर सकता है वो सर्वाइव कर सकता है, यानी कंपटीशन को वो क्या कर सकता है, फाइट कर सकता है, ठीक है, फ्रॉम द प्रेडेटर्स एज वेल एज फीडिंग, ठीक है, फीडिंग के अंदर वो सक्सेसफुल हो जाता है, जिससे कि उसकी फिटनेस का लेवल क्या होता है, बढ़ता है, स्वयं का खाना खुद ढूंढकर खा सके, शिकार कर कर खा सके, दैट्स वाई द पेरेंटल केयर इंक्रीजेज द फिटनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और पेरेंट्स के द्वारा ये क्या करा जाता है, प्रदान किया जाता है, ये व्यवहार प्रदर्शित किया जब तक कि बच्चा क्या नहीं हो जाए, सक्षम नहीं हो जाए। तो एम्फीबिया से पेरेंटल केयर आपकी चालू हो गई। इवन रेप्टाइल्स में भी पेरेंटल केयर पाई जाती है, पाइसेस यानी मछलियों के अंदर भी पेरेंटल केयर पाई जाती है, और हाई लेवल ऑफ पेरेंटल केयर मैमल्स में पाया जाता है, स्तनधारियों में पाया जाता है, ठीक है। और एम्फीबियंस जो करते हैं पेरेंटल केयर, जैसे हमारा तो एक बेसिक सिस्टम है बच्चों को रेस करने का, वैसे ही एम्फीबियंस में बच्चों को अलग अलग प्रकार से प्रोटेक्शन दिया जाता है, केयर दी जाती है। जैसे मैंने बताया था एग्स के रूप में, कोई पीठ पे लेके जाता है, कोई घोंसले में अंडे देता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे सारा। तो इसमें क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। इसका रेशो लिख लीजिए पहले, ठीक है, आगे चलते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उतारते हैं पेरेंटल केयर। अब पेरेंट्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स आर मेल एंड फीमेल, सबको पता है, एक नर और एक मादा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एम्फीबियंस की, औरों में भी पाया जाता है, उसका डेटा भी हम लिख लेंगे, यहाँ हम एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं। तो एम्फीबियंस में 18% सैलेमेंडर के द्वारा, 18% सैलेमेंडर में पेरेंटल केयर प्रेजेंट है, 6% फ्रॉग्स, और यहाँ पर दोनों पेरेंट्स के द्वारा क्या दिया जाता है, पेरेंटल केयर बाय बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स यानी मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों के द्वारा बच्चों का क्या किया जाता है, रक्षण किया जाता है, ठीक है। ये बात हो गई इनकी पेरेंटल केयर की। अब अगर मैं बात करूं इनकी लाइफ साइकिल की, तो हमने कल भी पढ़ा था लाइफ साइकिल में, एक मिनट, इनकी लाइफ साइकिल में आपको बता देती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। कल भी हमने पढ़ा है इसकी लाइफ साइकिल में कि इसकी लाइफ साइकिल में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं,
जिसको अपन बोलते हैं कि लार्वल स्टेज में एडल्ट में आना, इस प्रोसेस को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। क्या बोला जाता है? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, एक बार आप इसकी लाइफ साइकिल देख लीजिए, क्योंकि आगे लास्ट में अपन पढ़ेंगे मेटामॉर्फोसिस। ऑफ कोर्स दिस इज द एडल्ट फ्रॉग। ठीक है, एडल्ट फ्रॉग है यानी सेक्सुअली मैच्योर है, सेक्सुअली मैच्योर है। उसके बाद में मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होते हैं। तो मेल सिट्स ऑन द बैक ऑफ द फीमेल एंड स्टिमुलेट्स हर टू रिलीज द एग्स। एग्स को रिलीज करने के लिए उसको स्टिमुलेट करता है। फिर एग्स यहाँ पर रिलीज हो जाते हैं। ये एग्स रिलीज होता है, वहीं पे मेल भी अपने स्पर्म्स को इजेक्ट आउट करता है। और फिर दोनों में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा लार्वा बनता है? टेडपोल लार्वा। एंड लार्वा इज द फ्री स्विमिंग बॉडी इन द एक्वेटिक आवास। ठीक है, और उसके बाद में ये लार्वा किसमें पूंछ चली गई और अब कहाँ पे कन्वर्ट हो गया? ये मेल या फीमेल एडल्ट के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। ये मेटामॉर्फोसिस की बात आ रही है। चलो आगे चलते हैं। ये हो गई इसकी मेटामॉर्फोसिस। नाउ आई विल शो यू द एग्स ऑफ द फ्रॉग्स। ठीक है, यू कैन सी दैट जो हम मेटामॉर्फोसिस में भी पढ़ रहे थे वो ये रहा, दिखाई दे रहा है। जिस जगह पर कॉपुलेशन हो रहा है उसी जगह पर फीमेल ने अंडों को लिबरेट किया है, उसी जगह पर मेल भी क्या करेगा? एग्स को रिलीज आउट करेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूँ कि एम्फीबिया की क्लासेस को अपन ने एन्यूरा, यूरोडेला और उसके अंदर प्रेजेंट किया था। अब अपन बात करते हैं पेरेंटल केयर की। टाइप्स ऑफ पेरेंटल केयर। पहले आपको एग्जाम में बताना है क्या होता है, किन में प्रेजेंट होता है, दोनों पेरेंट्स के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद में टाइप्स में कि किस तरीके से पेरेंटल केयर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। मैं लास्ट वाला पहले लिख देती हूँ और अब आप सोचेंगे कि ये मैम ने क्या लिख दिया, फ्रॉग तो अंडे देते हैं। हाँ जी बिल्कुल अंडे देते हैं साहब, पढ़िए इसको अच्छे से। और दूसरा प्रोटेक्शन, किस किस तरीके से ये दे सकते हैं? घोंसला बनाकर, नेस्ट बनाकर, या नर्सरीज या शेल्टर्स। जहाँ इनका आवास होता है ऑफ कोर्स ये वहीं घोंसला बनाएंगे, और आवास उसी जगह पे होता है जहाँ पर खाने के संसाधन बहुतायत में उपलब्ध होते हैं। एक्सेसिव यानी सफिशिएंट अमाउंट में जहाँ पे खाना अवेलेबल होगा, आप भी अपना आवास वहीं पे बनाएंगे जहाँ आसपास सारी सुविधा हो। तो अंडे भी ये कहाँ पे देते हैं? उसी एरिया में देते हैं, या तो मॉइस्ट स्थान पर या पत्तियों के ऊपर। पेड़ की पत्तियों के ऊपर नहीं, जलीय जो पत्तियाँ होती है, जल के पास जो पेड़ पौधे होते हैं जो वो नम रहते हैं, वहाँ पर शेडी स्थानों के ऊपर जहाँ पर कीचड़ होता है, दलदल होता है, वहाँ पर ये देते हैं। ठीक है, और कुछ क्या बनाते हैं? घोंसला बनाते हैं, शेल्टर्स। और दूसरा हो गया ये वाला डायरेक्ट केयर। डायरेक्ट केयर में अंडों को लिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा खुद। ठीक है, पेरेंट्स अंडों को खुद कैरी करते हैं, या तो अपने पीठ पर, मैंने अभी अभी फ़ोटो दिखाई थी, या मेंढक के अंदर यहाँ पर पाउचेस होते हैं, उनको बोलते हैं गूलर पाउचेस। क्या बोलते हैं? गूलर। उसके अंदर वो कैरी करता है। ठीक है, डायरेक्ट कैरिंग बाय पेरेंट्स। ये जो विविपैरिटी है ना, विविपैरिटी का मतलब क्या होता है? देखो ओवीपैरस तो होते हैं वो जीव जो कि अंडे देते हैं। अब मेंढक तो अंडे ही दिया था ना अभी ओवीपैरस। फिर ओवीपैरस के बाद में यहाँ पे विविपैरस, यानी अंडे तो दिए मेंढक ने। ठीक है, फिर अंडे देने के बाद ये जो एग्स हैं, मतलब ओवा गेट्स फर्टिलाइज्ड इनटू एग्स, एंड उसके बाद में एग्स अभी भी बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर हैच हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैलेमेंडर, फीमेल उसको कैरी करती है। ठीक है, चलो जब तक वो किस में कन्वर्ट नहीं हो जाते, थोड़े से लार्वल स्टेज में कन्वर्ट नहीं हो, मतलब डायरेक्टली पानी के आवासों में हैच नहीं करती, बॉडी के अंदर ही अंडे हैच हो जाते हैं, इसलिए इसको ओवोविविपैरिटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलो इसको देख लो आप एक बार, इसका बना लो चार्ट, फिर हम आगे चलें। अब सब में पहले मैंने अभी भी बताया कि ये हर जगह नेस्ट नहीं बनाते, जहाँ पर संसाधन उपलब्ध है, जहाँ पर इनकी खुद की टेरिटरी है, जहाँ पर दुश्मनों की कमी, प्रतिस्पर्धा कम है, ये वहाँ पर बनाते हैं। तो यानी अब आप लिखेंगे
प्रोसेस, क्या लिखोगे? प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर सब में पहले ये क्या करते हैं? दे प्रिपेयर टू रेज देयर यंग वंस। वो ऐसी अवस्थाएं बनाते हैं, ऐसी अपने चारों तरफ, जिससे वो अपने बच्चों के मतलब अंडे को वहाँ पे दे सके, ले कर सके, उसके बाद उनका रक्षण भी कर सके। यानी पहला होता है सिलेक्शन ऑफ साइट, ठीक है, जगह का चुनाव, स्थान का चुनाव या चयन, एक सूटेबल स्थान का चयन, ठीक है। अब कहाँ पर होता है इनके स्थान सूटेबल? अभी अभी बताया था, मॉइस्ट हैबिटेट्स जो होते हैं। मॉइस्ट हैबिटेट्स का मतलब नम आवास या स्थल पर, वो स्थल पर जो कि किसके पास में हो? पानी के पास में, नियर वाटर, ठीक है, नियर वाटर। और कुछ फ्रॉग्स जो होते हैं वो लैंड पर ना देके कहाँ पर देते हैं? मतलब एक तो हो गया आपका ऑन दी लैंड, और एक हो गया मॉइस्ट हैबिटेट्स, दलदली इलाका, और दूसरा हो गया लीव्स के ऊपर। अभी अभी बताया था मैंने, लीव्स के ऊपर। ये वो लीव्स हैं जिनकी जो ब्रांचेज है पानी के अंदर से बाहर यूँ निकली रहती है, और उनके ऊपर ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिख दीजिए, रैकोफोरस, हाइलॉइड्स। एक तो रैकोफोरस और दूसरा है हाइलॉइड्स। आप इसकी इमेज देख लीजिए। ये देखो, लीव्स के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, लीव्स के ऊपर। पत्ती के ऊपर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जिस कलर का ये फ्रॉग है उस कलर की पत्ती है, और उस कलर की पत्ती के ऊपर ही बेटा जी जो मैं ये बता रही हूँ ना, ये जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत अच्छा वाला अनुकूलन है, बहुत स्पेशल विशिष्ट अनुकूलन है कि ये कॉमोफ्लेज, यानी कॉमोफ्लेज वैसे बेसिकली रेप्टाइल्स में पाया जाता है, लेकिन मेंढक जैसे हरा है तो ऑफ कोर्स वो ऐसी पत्ती पे जाके बैठेगा जहाँ पर वो उसमें आराम से पहचान में यानी विभेदित नहीं हो सकता, ठीक है। तो आसानी से ढूंढना इसमें क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। किस वजह से? इसके कलर की वजह से हो जाता है। प्लस ये देखो एग्स भी बहुत क्लियरली विजिबल नहीं है, और उसके ऊपर काई की कोटिंग है? म्यूकस की। म्यूकस की कोटिंग से क्या रहता है? ये सारे एग्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और ये फ्रॉग यहीं पर बैठा हुआ है और इसकी क्या कर रहा है? अंडों की रक्षा कर रहा है। दिखाई दे रहा है? चलो अब आगे चलते हैं। तो पहला हो गया, हमने पढ़ा सिलेक्शन ऑफ साइट, उचित स्थान का चयन, जिसके अंदर हमने पढ़ा वो मॉइस्ट प्लेस भी हो सकता है, दलदली इलाका यानी डैम्पी एरिया भी हो सकता है, प्लस वो लैंड भी हो सकती है, वो लैंड जो कि पानी के पास में हो। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ वनस्पतियाँ, जलीय वनस्पतियाँ। कोई ज़रूरी नहीं है जलीय वनस्पतियाँ जल आवास के पास, जलीय आवास के पास जो वनस्पतियाँ ग्रो करती हैं, जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनकी पत्तियों के ऊपर भी, ठीक है। फिर दूसरा काम आ जाएगा कि अब इन्होंने सिलेक्शन कर लिया साइट का, उसके बाद में अब ये क्या बनाएंगे? अपनी सीमा की रक्षा करेंगे। जिस प्रकार से हमारे सैनिक हमारे बॉर्डर की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से अंडे देने के बाद भी क्या करते हैं? ये अपनी जो टेरिटरी इन्होंने बनाई कि जी हाँ यहाँ पे ये अंडे देंगे, उसकी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। डिफेंडिंग एग्स एंड, अपने अंडों की रक्षा करना, प्लस जिस सीमा के अंदर उन्होंने वो बनाया है अपना अंडा, उसकी, जिसको बोलते हैं टेरिटरीज, क्या बोलते हैं? टेरिटरीज, उसकी रक्षा करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रीन फ्रॉग है, इसको अपन बोलते हैं बेसिकली, इसमें मेल स्पेशली इसका नाम है रैना, ठीक है। और जैसे रैना टिग्रिना भी आ जाता है इसमें। ये अपनी टेरिटरीज को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, बाय अटैकिंग। जैसे ही कोई दूसरा एंटर करेगा, जो एंटर करता है खुद के आवास में नहीं दूसरे के आवास में, उसको बोलते हैं इंट्रूडर। क्या बोलते हैं? इंट्रूडर, ठीक है। इट विल अटैक दी इंट्रूडर, ठीक है। इसके अंदर दोनों मेल प्लस फीमेल दोनों एग्स को क्या करते हैं? गार्ड करते हैं। एग्स को क्या करते हैं? गार्ड करते हैं। तो पहला हो गया सिलेक्शन ऑफ साइट, दूसरा हो गया डिफेंडिंग एग्स एंड टेरिटरीज, एग्स एंड
टेरिटरीज। अब नेक्स्ट नंबर थर्ड पॉइंट है इसका डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट, प्रत्यक्ष परिवर्धन, ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ ट्री फ्रॉग्स हैं जो बेसिकली टेरेस्ट्रियल इलाकों में पाए जाएंगे नियर पानी, फॉर एग्जाम्पल हाइलॉइड्स। इनके जो एग्स हैं, हाइलॉइड्स के जो एग हैं वो डायरेक्टली, देखो ध्यान से देखना, हाइलॉइड्स के अंदर जो एग है वो डायरेक्टली लार्वल स्टेज में ना जाके किसके अंदर जा जाते हैं, छोटे फ्रॉग जैसे लिटिल फ्रॉग्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू लिटिल फ्रॉग्स। यानी इसके बीच में ध्यान से देखना लार्वा अवस्था प्रेजेंट नहीं है। प्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब ही ये होता है कि एग से डायरेक्ट क्या बाहर आ रहा है, जुवेनाइल बाहर आ रहा है। जुवेनाइल और एडल्ट में क्या फ़र्क होता है, एडल्ट साइज़ में बड़ा होता है, सेक्सुअली मैच्योर होता है, लेकिन जो जुवेनाइल फॉर्म होती है वो जस्ट एडल्ट का छोटा प्रारूप होता है, ठीक है। जैसे स्मॉल ह्यूमन बीइंग और एक बड़ा ह्यूमन बीइंग, बच्चा जो होता है ह्यूमन बीइंग का वो छोटे जुवेनाइल फॉर्म में होता है, उसको पता पड़ता है ह्यूमन ही बनेगा आगे जाके, ह्यूमन की माइक्रोफॉर्म, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जैसे मेंढक की छोटी फॉर्म को, यानी छोटे छोटे मेंढक जो होते हैं वो डायरेक्ट क्या होता है, एग से बाहर आ जाता है। यानी इन्होंने एक स्टेप को स्किप कर दिया। वो कौन सी स्टेप थी, लार्वा स्टेज में जाना। अब ऑफ कोर्स ये बात है कि सारे के सारे लार्वा भी मैंने बताया था 100% कन्वर्ट नहीं होते, कहीं ना कहीं से, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, किसी भी वजह से सूखा पड़ सकता है, सारे लार्वा, और सक्षम भी नहीं होते, सारे लार्वा आगे जाके एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होते। तो इन्होंने उस लार्वा की मोर्टेलिटी रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी डायरेक्ट वो किस में कम आ गए, शॉर्ट फ्रॉग, छोटे फ्रॉग्स के अंदर आ गए। यानी इन्होंने लार्वल मोर्टेलिटी को अवॉइड कर दिया। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। क्या होता है, मृत्यु दर। लार्वा में भी मृत्यु होती है, एग्स में भी सारे के सारे एग्स लार्वा नहीं बनते और सारे के सारे लार्वा एडल्ट नहीं बनते, और सारे के सारे एडल्ट भी जितनी इनकी आयु होती है उस आयु तक जीवित नहीं रहते, जस्ट बिकॉज ऑफ दी कॉम्पिटिशन, जिसको हम बोलते डार्विन का रूल। हाँ, कौन सा होता है, जल्दी बताओ डार्विन का, जो फिट होगा वो सरवाइव कर पाएगा। और फिट कौन होगा, जो इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को फाइट कर कर स्ट्रॉन्ग बन के निकलेगा। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो फाइट करेगा और जीतेगा, जो जीतेगा वही सिकंदर, ठीक है। चलो अब ये क्या करते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट में तो ये चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि ये कितने प्रकार के नेस्ट बनाते हैं, टाइप्स ऑफ दी नेस्ट। नेस्ट का मतलब होता है घोंसले। आपको पता अब चलेगा कि देखो पक्षी ही घोंसला नहीं बनाते, नहीं, पक्षियों में भी पेरेंटल केयर है, ठीक है, लेकिन सब में क्या पाई जाती है, डिफरेंसेस, विभिन्नता, सब अलग अलग प्रकार से अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। अब ये कितने प्रकार के घोंसले बनाते हैं। पहला, झाग, झाग वाला घोंसला जिसको बोला जाता है फोम नेस्ट। क्या बोला जाता है, फोम नेस्ट। दूसरा, कीचड़ का घोंसला, एक गर्त बनाएंगे, उसके चारों तरफ कीचड़ इकट्ठा कर देंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं मड नेस्ट। और पेड़ के ऊपर बनाएगा तो उसको बोलते हैं ट्री नेस्ट। ये इसके अलग अलग प्रकार की क्या है, घोंसले हैं। फोम नेस्ट में क्या करता है, ये जहाँ पर एग देता है वहाँ पर इनके अंदर जो म्यूकस प्रेजेंट होती है, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, तो ये म्यूकस का स्त्रावण करके कहाँ पर, इनटू देयर नेस्ट, ठीक है। तो म्यूकस का स्त्रावण करके प्लस उस म्यूकस में ये अपने लिम्ब्स से रेगुलर मूवमेंट करते हैं। जैसे अपन देखो सारी चीज़ें आपके आसपास ही समझने की दे रही है। जैसे अपन छाछ को हिलाते हैं बहुत देर तक, हाँ, भिलोते हैं जिसको, तो ऊपर मक्खन झाग आ जाता है, तो वैसे ही ये म्यूकस और पानी को मिला के अपने लिम्ब से क्या करते हैं, पैरों से बहुत ज़ोर से मूवमेंट करते हैं, जिससे वहाँ पे क्या आ जाता है, झाग बन जाता है। और उस झाग के अंदर क्या ट्रैप रहते हैं, ये मेंढक के अंडे ट्रैप रहते हैं, ठीक है। रिम्स के रेगुलर और फास्ट ब्रिस्की मूवमेंट से फोम बन जाता है, ठीक है, ब्रिस्की मूवमेंट से फोम बन जाता है, और ये बनाते हैं फोम नेस्ट। क्या बनाते हैं, फोम नेस्ट। दूसरे होते हैं मड नेस्ट। मड नेस्ट हाइला के द्वारा बनाया जाता है। हाइला इज़ द ट्री फ्रॉग, बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन आता है कि ट्री फ्रॉग का नाम बताइए। जिसके अंदर जो मेल है, मेल एक गर्त खोदता है, उस गर्त को बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं, क्रेटर, ठीक है, क्रेटर, जो कि एक होल होता है,
ठीक है। और वो कहाँ पे देता है ये सब? कीचड़ के अंदर। कहाँ पर देता है? कीचड़ के अंदर। और ये जो कीचड़ का मतलब हुआ जहाँ पे पानी भी उपस्थित है, ठीक है, जो पूरी तरीके से सूखा नहीं है, तो वहाँ पर नियर इन द शैलो वाटर, और फिर उसके अंदर जो फीमेल होती है वो अंडे देती है। फीमेल लेज एग्स। तो यानी मेल ने तो क्या बनाया? एक गर्त समान गड्ढा बनाया, होल बनाया। किसमें बनाया? मड में बनाया। और फीमेल ने उसमें क्या दिए? अंडे दिए। ट्री नेस्ट की बात करते हैं। इसमें जो फ्रॉग का नाम आएगा वो है फाइलोमेड्यूसा। ये अपने एग, ट्री यानी कहीं ना कहीं बात हो रही है पत्तियों की, पेड़ पर जाके घोंसला तो बनाएगा नहीं। जो फोल्डेड लीफ होती है, ध्यान से लिखोगे, ये क्या करते हैं? जो पत्तियां मुड़ी हुई होती है उनको नेस्ट के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, उनको नेस्ट के रूप में काम में लेते हैं, और उस फोल्डेड लीफ के अंदर ये अपने अंडे देते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर ये अपनी इनकी जो अवस्कर होता है क्लोएका, क्लोएका के द्वारा एक स्त्रावण होता है, क्लोएकल सिक्रीशन, ठीक है, उसके मार्जिन से ये इस घोंसले को या पत्ती को क्या कर देते हैं? बंद कर। जैसे पत्ती है ये यूँ मुड़ी हुई है ये वाली, तो इसके अंदर इसने अंडा दे दिया। अब इस पत्ती के मार्जिन को ये ग्लू, हमको किसी चीज़ को चिपकाना हो तो ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरीके से ही इनके क्लोइकल के द्वारा एक स्त्रावण होता है जो कि चिपचिपा स्त्रावण होता है, उससे ये क्या कर देते हैं? उसको बंद कर देते हैं और अंडे वहाँ पर सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। आप इसकी इमेज देख सकते हो सारी। तो हमने बात करी टाइप्स ऑफ नेस्ट। झाग वाले नेस्ट कैसे बनाते हैं वो देख लिया, मड नेस्ट और ट्री नेस्ट। लेट्स लुक आउट द इमेज ऑफ दैट। जी हाँ, यू कैन सी दिस, यू कैन टेक एसेस ऑफ दिस। यही डायग्राम्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? आपकी बुक में भी मिलेंगे। द फर्स्ट डायग्राम इज शोइंग, लेट मी एक्सप्लेन यू। द फर्स्ट डायग्राम इज शोइंग अ ट्री फ्रॉग। ये ट्री फ्रॉग है और उसने यहाँ पे क्या दे रखे हैं? अंडे दे रखे हैं, ये रहे अंडे। और ये ट्री फ्रॉग क्या कर रहा है? उसकी रक्षा कर रहा है, उसके ऊपर बैठकर, उस पत्ती के ऊपर बैठकर अपने अंडों की क्या कर रहा है? रक्षा। तो ये भी आपको साफ साफ सिद्ध हो रहा है कि हाँ जी, इनमें क्या पाई जाता है? पैतृक रक्षण। दूसरे की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक खड्डा सा है, और यहाँ पर ये बहुत सारे अंडों का क्या है? मास है, झुंड सा है, ग्रुप लगा हुआ है अंडों का, मास, पिंड है, ठीक है। और ये अंडे कहाँ पर दिए हुए? एक मडी एरिया में दिए हुए। ये आपको दिखाई दे रहा है ये क्या मुड़ा हुआ है? अभी अभी बताया था मैंने आपको, बताओ। पहला तो हो गया अपना ट्री फ्रॉग गार्ड कर रहा है लीफ के ऊपर। दूसरा कौन सा नेस्ट है? जल्दी देखो, फोम नेस्ट। कौन सा नेस्ट है? फोम नेस्ट। और फोम नेस्ट में क्या करता है? म्यूकस के स्त्रावण के द्वारा झाग बनाता है, लिम्स के मूवमेंट करके, और उसको कवर कर देता है। किसके अंदर है ये? रैकोफोरस के अंदर। तीसरा है अपना एक और फोम नेस्ट, जो कि देखो आराम से पानी के ऊपर तैर रहा है, ये रहे फोम नेस्ट। इसमें क्लियर नहीं है। अब इसमें खास बात ये भी है कि अगर ये अंडे किसी पत्ती पे से गिर भी जाते हैं, या साइड में जहाँ भी इन्होंने अंडे दिए, या पानी का बहाव तेज़ हो गया, उससे ये एक जगह से बहकर दूसरी जगह पर आसानी से चल जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? म्यूकस। और म्यूकस क्या प्रोवाइड करती है इनको? बायंसी, जिससे ये बहकर एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला है ये मड नेस्ट, दिखाई दे रहा है, ये मड का बॉर्डर है, ठीक है, दलदली, और अंदर क्या है? छोटे छोटे टेडपोल्स। और देखो कहाँ पे दे रखा है? ये जलीय वनस्पति और ये पानी, ठीक है। तो ये आपने देख लिया टाइप्स ऑफ नेस्ट। चलो अब आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ नेस्ट के बाद में है आपका कि किस तरीके से ये अंडों को खुद से डायरेक्ट केयरिंग। अब हम बात कर रहे हैं इनकी डायरेक्ट केयरिंग, प्रत्यक्ष किस प्रकार से ये केयर करते हैं। अभी अभी मैंने इमेज भी दिखाई थी इसकी, कि अपनी पीठ के ऊपर लेके जाते हैं, गूलर पाउच में लेके जाते हैं, ठीक है। तो हम इसकी बात करेंगे अब। पहला, कुछ कृमि कैसे होते हैं? कुछ एम्फीबियंस कृमि के समान होते हैं, कुछ में पूंछ होती है। तो स्पेशली ये वाली केयर उन्हीं एम्फीबियंस में पाई जाती है। ये क्या करते हैं? जहाँ पर भी अंडे देते हैं, चाहे वो मड नेस्ट में दें, चाहे वो स्पेशली मड नेस्ट जो पानी के पास, उसके चारों तरफ ये कुंडलन करके बैठ जाता है, कॉइल करके बैठ जाता है, कॉइलिंग अराउंड एग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
कॉन्गो ईल या जिसको बोलते हैं अपन एम्फियूमा। सैलेमेंडर में भी होती है ये चीज़ प्रेजेंट, ठीक है। ये क्या करते हैं, एग्स के चारों तरफ, पहले तो ये फीमेल क्या करती है, अंडे देती है। फीमेल अंडे कहाँ पे देगी, नेस्ट के अंदर। कहाँ पे देगी, ऑफ कोर्स नेस्ट के अंदर। ये नेस्ट होते हैं छोटे इनके गर्द, बरोज, ठीक है। और बरोज कहाँ पे बनते हैं, गीली मिट्टी में। कहाँ पे बनाएंगे ये, ऑफ कोर्स दलदलिए में, गीली मिट्टी में बनाएंगे, वेट सॉइल, ठीक है। और वहाँ पर ये फीमेल इस तरीके से एग के चारों तरफ कुंडलन करके, ये एग्स हैं, जब तक कि ये एग क्या नहीं हो जाते, हैच नहीं हो जाते। तो पहला तरीका प्रत्यक्ष केयर का रक्षण का क्या है कि एग के चारों तरफ, जैसे मम्मी पापा हमको कहीं लेके जाते हैं, हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, हाथ छोड़ते नहीं है, ठीक है, कहीं हम खो नहीं जाए, तो ऐसे ही अंडे जब तक हैच नहीं हो जाते ये उसके चारों तरफ कुंडलन करके बैठी रहती है। दूसरा, हाँ जी, दूसरे की बात करेंगे तो ये क्या करते हैं, पहला तो हो गया कॉइलिंग, कुंडलन, और दूसरा हो गया इनका, ये अंडों को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ट्रांसफरिंग टेडपोल्स टू दी वाटर। किस तरीके से, जलीय आवास लिख सकते हो, मैंने H2O लिख दिया, ठीक है। इसमें अफ्रीकन फ्रॉग एग्जाम्पल है, अफ्रीकन फ्रॉग, ठीक है। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने बच्चों को लेके जाते हैं, यानी अपने मुंह के अंदर भर के बच्चों को, छोटे टेडपोल लार्वा को लेके जाते हैं और जलीय आवास में छोड़ देते हैं, ठीक है। इनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है, शक्कर लाइक, चूषक के समान माउथ होता है। माउथ कैसा होता है, शक्कर के समान होता है, और उस माउथ के अंदर ये भर के अपने लार्वा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। तीसरा हो गया इनका, जो एग्स हैं वो बॉडी के ऊपर चिपका देते हैं, मतलब चिपक जाते हैं और फिर यहाँ पे ट्रैवल करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं। एग्स ग्लूड टू दी बॉडी। एग जैसे कुछ में आपने क्या देखा था, जहाँ पर अंडे दिए, जहाँ पर नेस्ट था, वहीं पे वो चारों तरफ रक्षा करता है। तो बजाय और अंडों के साथ में रहने के, ये लोग क्या करते हैं, ये अंडों को अपनी पीठ पर ही लेकर चल जाते हैं। एग्जाम्पल इसमें है आपका डस्की सैलेमेंडर भी आता है, ठीक है। और दूसरा इसी के अंदर आप पढ़ सकते हैं बैक पाउच, मैं अलग से बता देती हूँ इसका, बैक पाउच, बैक के ऊपर पाउच। फॉर एग्जाम्पल कुछ फ्रॉग्स के अंदर जो फीमेल होती है वो अपनी बैक के ऊपर अंडों को क्या करती है, कैरी करती है, कैरी एग्स, ठीक है। जो इनकी फीमेल की बैक के ऊपर होता है कुछ इस तरीके से अंडाकार गर्त बने हुए होते हैं जिसके अंदर अंडे फिक्स हो जाते हैं, ओवल डिप्रेशन, पीठ पर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और लास्ट वीवी पैरेटी, अभी अभी बताया था कुछ एम्फीबियंस क्या होते हैं, ओवो वीवी पैरस, अंडे देते हैं लेकिन बच्चे जो होते हैं वो बाहर हैच होके ही निकलते हैं, ठीक है। इनके अंडे जो होते हैं वो ओविडक्ट्स में ही रहते हैं और फीमेल बर्थ देती है यंग वंस को। किसको देती है, यंग वंस को। एग्स रिमेन इन दी ओविडक्ट्स एंड फीमेल गिव बर्थ टू दी यंग वंस। लेट्स सी द इमेज। As you can see in this diagram. ये देखिए, ये सैलेमेंडर है, ये इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर इसने अपने नेक के चारों तरफ, फीमेल है, फीमेल ने नेक के चारों तरफ अंडों को चिपका रखा है। ये भी पेरेंट है, यहाँ पर छोटे छोटे टेडपोल इसी के पास में है। ये कॉइलिंग वाला, कुंडलन वाला, ठीक है, ये हो गया। और ये क्या है, पीठ के ऊपर। यहाँ पर जब पीठ के ऊपर अंडे होते हैं, डिप्रेशंस को बोलते हैं ब्रूड पाउच। क्या बोलते हैं,
ब्रूड पाउच आप बोलते हैं, जैसे बच्चे जिसमें जिस थैले के अंदर रहते हैं, जैसे मार्सुपियल्स में अपन ने इसको क्या बोला था, मार्सुपियम, उसी प्रकार से इनकी बैक पर भी जो गर्त होते हैं, पाउच होते हैं, कवर्ड पाउच, उनको मार्सुपियम भी बोला जाता है। और इसके अंदर छोटे छोटे फ्रॉगलेट्स यानी छोटे छोटे मेंढक प्रेजेंट होते हैं एग के अंदर। ठीक है, ये हो ही गया। और कुछ कहाँ पर कैरी करे जाते हैं, इनके वोकल सैक्स में, जहाँ से वो आवाज़ निकालते हैं टर टर वाली, वो वाली वोकल सैक्स। जब मेंढक करता है आवाज़ तो ये क्या होता है, ये फूल जाता है, इन्हीं को गूलर पाउचेस बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये रहा, दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ द फोम नेस्ट, यू कैन सी इन दैट, ये गूलर पाउचेस, ठीक है, और ये एपोडा। दिस इज द डेवलपमेंट इन द फोम नेस्ट। ये देखो, ये रहा फोम बना हुआ, झाग बना हुआ है ढेर सारा, आप इसको देखो पहले, ये रहा, दिखाई दे रहा है, ये रहा झाग, और इस झाग में से बाहर छोटे छोटे ये टेडपोल लार्वा बाहर निकल के आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है साफ, डेवलपमेंट इन दी फोम नेस्ट। चलो आगे चलते हैं। अब मैं बात करती हूँ, ये रहा, ये देखो, ये रहा फोम नेस्ट, ये रहा फोम नेस्ट। के बाद आते हैं ये वाला एपोडा में, फीमेल क्या कर रही है, चारों तरफ एग के कुंडलन करके बैठी है, एग्जाम्पल क्या है, इक्थियोफिस, चलो दिख गया। इसके बाद में डेवलपमेंट इन गूलर पाउचेस, राइनोडर्मा डार्विन, ये रहे उसके गूलर पाउचेस, इसके अंदर क्या रहते हैं, इसके अंडे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका इम्पॉर्टेंट पेरेंटल केयर। और पेरेंटल केयर का फ़ायदा क्या है, ध्यान से सुनना, एक ऑर्गेनिज्म की फ़िटनेस को इंक्रीज़ करना, ऑर्गेनिज्म की फ़िटनेस को इंक्रीज़ करेंगे तभी वो आगे जीवन में अच्छे से अपना जीवन, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी क्या रहेगी, इम्प्रूव्ड रहेगी। ठीक है, वो रिप्रोडक्टिवली सक्सेसफुल होगा, वो एडल्ट तक जाके मैच्योर होएगा, वो अपने जीवन की सारी अवस्थाओं को क्रॉस करेगा, पार करेगा। तो जब तक पेरेंटल केयर है, पेरेंट्स हैं, बच्चों की रक्षा इसी तरीके से होती रहेगी और बच्चों की वाइटलिटी, उनकी फिटनेस इम्प्रूव्ड रहेगी। ठीक है, और वो बच्चे पेरेंट्स से लर्निंग सीखेंगे, अलग अलग प्रकार के बिहेवियर, और वो भी उसी प्रकार से अपने बच्चों की क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, रक्षण करते हैं पेरेंटल। सो दैट्स हाउ पेरेंटल केयर इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कि ये सब मेटामॉर्फोसिस क्यों हो रहा है, ऐसा कौन सा हार्मोन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल कि फ्रॉग लार्वा में जाए और लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होए, कायांतरण। स्टडी वेल, टू बी कंटिन्यूड।